वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी, जो कि चैप्टर नंबर 5 है गायनोकोलॉजी 10 टीचर का। इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है कि जब भी फर्टिलाइज ओवम जो है वो इम्प्लांट करेगा आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। इम्प्लांटेशन किधर हो रही है, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, नॉट द यूट्रस। ठीक है, यूट्राइन कैविटी से बाहर। ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना कि यूट्राइन कैविटी का ही नाम लेना, इसमें यूट्रस का नाम नहीं लेना। अगर हम यूट्रस की बात करेंगे तो उसमें फिर अगर मायोमीटर में इम्प्लांट हो रहा है तो फिर भी वो एक नॉर्मल चीज़ होगी, लेकिन नहीं, हमने बात करनी है यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी से बाहर कहीं भी इम्प्लांट होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसमें क्या होता है, 98% जो केसेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ही इम्प्लांट होता है, लेकिन जो 2% केसेस हैं उनमें क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब होगी, जब यूट्राइन कैविटी में नहीं होगी तो कहाँ कहाँ हो सकती है, तो ये हो सकती है इंटरस्टिशियम ऑफ ट्यूब में। ट्यूब के जो इंटरस्टिशियम है इसमें इंटरस्टिशियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ओवरी में हो सकती है, सर्विक्स में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या एब्डोमिनल कैविटी में हो सकती है, एब्डोमिनल कैविटी में, या फिर पहले कोई सी सेक्शन हुआ हो तो उसमें जो स्कार बन रहा होता है उस जगह पर भी ये इम्प्लांट हो सकता है। ठीक है, और रेयर केसेस में होते हैं कि कुछ जो होते हैं हिट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं। हिट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी ये होती क्या है, हिट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी। इसमें बेसिकली जो फीटस हैं वो दो होते हैं, तो उसमें एक जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ही इम्प्लांट कर देता है, दो फीटस होते हैं। एक तो जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ही इम्प्लांट हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है वो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी है, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, इसमें ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इटियोलॉजी की, इसके कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें कोई फैलोपियन ट्यूब का पहले कोई डैमेज हुआ हो, फैलोपियन ट्यूब जो है वो डैमेज हुई हो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, लाइक कोई क्लेमीडिया या गोनोरिया का इन्फेक्शन हो गया हो। ठीक है, क्लेमाइडिया या फिर क्या है, गोनोरिया। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि कोई प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। ठीक है, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। इसके अलावा क्या है कि कोई प्रीवियस उसकी ट्यूबल सर्जरी हुई हो। ठीक है, फैलोपियन प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि स्मोकिंग या फिर इंक्रीज मेटरनल एज हो, उसकी मदर जो है वो स्मोकर हो, स्मोकिंग करती हो, या फिर क्या है कि उसकी एज जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, उसकी एज ज़्यादा हो, क्योंकि ये क्या करती हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको फंक्शनली एबनॉर्मल कर देती है, अब एज ज़्यादा हो जाए, या फिर क्या है कि जो पेशेंट है वो स्मोकिंग करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि पहले कोई सर्जरी हुई हो, एब्डोमिनल सर्जरी में, जैसे कि अपेंडेक्टमी वगैरह हुई हो। ठीक है, इसके अलावा सब फर्टिलिटी हो, सब फर्टिलिटी, इसकी वजह से भी क्या है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होता है। अगर वो इसमें, इसके अलावा क्या है कि ये कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज़ कर रही हो। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट हो, एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट हो, या फिर क्या है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पीस, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो यूज़ कर रही हो। ठीक है, ये इसके हैं आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, पेशेंट क्या कैसे प्रेजेंट करेगा हमारे पास, क्लिनिकल फीचर्स की। तो ये बात आप लोग याद रखें कि मिसकैरेज का पेशेंट और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट में क्या डिफरेंस क्या होगा। जो मिसकैरेज का पेशेंट होगा उसमें विजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, मिसकैरेज के पेशेंट में क्या हो जाएगी, विजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट है इसमें पेन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ब्लीडिंग होगी मीन्स के स्पॉटिंग होगी, और लेकिन इसमें पेन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, परफ्यूज पेन होगा। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट में। इसके अलावा क्या है कि अगर वो रप्चर हो गई है, एक तो इसका ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए, पेन बहुत ज़्यादा है और क्या स्पॉटिंग हो रही है। इसके अलावा क्या है कि अगर वो रप्चर हो गई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो फिर क्या होगा कि हमें इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग नज़र आएगी। ठीक है, इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अगर वो जो ब्लड जो है पेरिटोनियल, जब पेरिटोनियल कैविटी में आएगा तो उस वजह से क्या होगी, डायाफ्रैगमेटिक इरिटेशन होगी, डायाफ्राम में डायाफ्रैगमेटिक इरिटेशन होगी, और साथ में क्या है कि शोल्डर टिप पेन होगी। ठीक है, शोल्डर टिप
पेन होगी, ठीक है। ये इसके फीचर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ये आपसे किसी एमसीक्यू वगैरह में बता सकते हैं, वो आपको फीचर और पूछेंगे कि इसका डायग्नोसिस क्या है, या फिर आपको जब एमसीक्यूज देते हैं तो उसमें भी आपको सिनेरियो में फीचर्स ही बताए जाते हैं और आपको बताया जाता है, पूछा जाता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है और इसकी मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस की, ठीक है। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक कर लेंगे। इसके अलावा क्या है कि एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, नॉट ट्रांस एब्डोमिनल। ये जो फ़र्क होते हैं ना, ये आप लोग याद रखा करें कि जब हमने मिसकैरेज का पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि ट्रांस एब्डोमिनल भी करेंगे और ट्रांस वेजाइनल भी करेंगे, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपने ट्रांस एब्डोमिनल नहीं करना, जस्ट आपने ट्रांस वेजाइनल करेंगे, तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, बीटा ईसीजी के लेवल चेक करेंगे। बीटा ईसीजी के जो लेवल्स हैं वो 48 आवर्स के बाद क्या है, डबल हो जाते हैं नॉर्मली, ये नॉर्मल है। लेकिन जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट होगा उसमें क्या होगा कि जो बीटा एसीजी के लेवल्स हैं वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे। जब इतने ज़्यादा इंक्रीज़ उसका जो लेवल है मीन्स डबल हो जाता है 48 आवर्स के बाद, जब वो डबल नहीं होगा तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम उसका हीमोग्लोबिन HB लेवल्स वगैरह चेक करेंगे, उसका ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप को पता होगा। और अगर पेशेंट जो है वो इसने हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो हम उसके लिए क्रॉस मैच वगैरह करवा लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में हम क्या करेंगे, रिसर्च स्टेटस भी लास्ट चेक करेंगे। अगर पेशेंट जो है वो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो हम उसे एनडीडी का इंजेक्शन भी दे देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस। अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो आपने इसे किस तरह से करना है मैं आपको बता देती हूँ फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है। पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा एमिनोरिया के साथ, क्योंकि जाहिर है प्रेग्नेंट है तो मेंस्ट्रुएशन तो नहीं होगी ना उसे, और इसमें पेन होगी, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज पेन होगी, ठीक है। और साथ में क्या स्पॉटिंग हो रही होगी, ठीक है। फिर इसके दो केसेस बन सकते हैं, एक सब एक्यूट हो सकता है और एक एक्यूट हो सकता है। सब एक्यूट फॉर्म में क्या होगा, सब एक्यूट में ये है पेशेंट को एमिनोरिया भी है, एब्डोमिनल पेन भी है, स्पॉटिंग भी है, लेकिन एक बेयरेबल लेवल तक है, ठीक है, सब एक्यूट लेवल पे है। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, बीटा ईसीजी के लेवल चेक करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताए हैं। और फिर क्या करेंगे, TPR करेंगे, टेम्परेचर पल्स चार्टिंग करेंगे, टेम्परेचर पल्स चार्टिंग, TPR करेंगे, ठीक है, TPR। इसमें क्या है कि जब सब एक्यूट लेवल पे जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर नहीं होती, ठीक है, अनरप्चर्ड होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। और जो पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होता है, हीमोडायनेमिकली क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसमें हम मैनेज कैसे करेंगे, इसके हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि बीटा ईसीजी के जो लेवल्स हैं वो लेस देन 1000 हैं, ठीक है। और जब हमने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें हमें क्या है कि प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, ठीक है, अननोन लोकेशन। तो हम इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे। एक्सपेक्टेंट मीन्स के इसमें हमने ना कोई मेडिसिन देनी है ना सर्जरी करनी है, बस पेशेंट को कहना है कि वो बेड रेस्ट करे और फिर उसके कुछ टाइम के बाद हमने उसका वो यूपीटी वगैरह करवा लेंगे, उनके सारा वो जो है मिसकैरेज हो चुका है या नहीं, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि फीटल कार्डिक एक्टिविटी पॉजिटिव है, फीटल कार्डिक एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव है। ये बात या आप देखें, फीटल कार्डिक एक्टिविटी पॉजिटिव है, इसमें हमारा जो मकसद है कि ये कि हम फीटस को बचा सकेंगे इसी तरह से, ठीक है। और इसमें जब हमने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें हमें जो मैस है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिला, ठीक है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ, एडनेक्सल मैस फील हुआ, ठीक है। और फिर क्या है कि जब हमने बीटा ईसीजी के लेवल करवाए तो वो भी 3000 से ज़्यादा आ रहे थे, 3000 से ज़्यादा आ रहे थे। और इसमें जो मीथोट्रेक्सेट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मीथोट्रेक्सेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि जो फीटस जो है वो अभी अलाइव है। अगर हम उसे मीथोट्रेक्सेट दे देंगे तो वो तो टेराटोजिन है, ठीक है, इसमें हमने मीथोट्रेक्सेट नहीं देनी। इसमें हमारा जो पास ऑप्शन है वो है कि हम उसकी सर्जरी करें, लेप्रोस्कोपी करें, लेप्रोस्कोपी करें, ठीक है, लेप्रोस्कोपी करेंगे। लेप्रोस्कोपी करने के लिए भी ये डिपेंड करता है उसकी कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब और पैलेस पे, कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब, ठीक है, जिस साइड पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अगर उसकी जो दूसरी कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब है अगर वो हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, फिर हम क्या करेंगे। अगर तो वो हेल्दी है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इस पूरी ट्यूब को हम निकाल देंगे, ठीक है, इंसाइज कर देंगे और उसे एक्सीजन काट देंगे, ठीक है।
क्योंकि अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो उस जगह पे दोबारा से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेल्फ-इंजेक्टमी कर देंगे, ठीक है। सेल्फ-इंजेक्टमी मीन्स के पूरी ट्यूब को निकाल देंगे, ठीक है। और अगर उसके कॉन्ट्रालेटरल पार्ट जो है वो पहले ही अनहेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है दूसरी ट्यूब में, तो फिर हम इसको पूरी ट्यूब को नहीं निकालेंगे, बल्कि जो उसका जो पार्ट जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है बस हम वही थोड़ा सा पार्ट उसका निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वो पार्ट निकालेंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ-इंजियोस्टमी, ठीक है। सेल्फ-इंजियोस्टमी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जब उसकी फीटल कार्डिक एक्टिविटी जो है वो नेगेटिव है। जब आपको ये सिनेरियो आता है ना, तो इस तरह फीटल कार्डिक एक्टिविटी या फीटल कार्डिक एक्टिविटी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये आप लोगों ने इस बात पे ज़रूर माइंड में रखना है, क्योंकि उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग फिर उसका जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर एक पेशेंट आया उसकी जो फीटल कार्डिक एक्टिविटी है वो नेगेटिव है, ठीक है, पेशेंट जो फीटस जो है वो डेड है, उस बीटा ईसीजी के लेवल जो हैं वो भी लेस देन 3000 हैं, और जब हमने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें भी हमें 4 सेंटीमीटर से कम मैस मिला, और इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है मीन्स कि हम इसमें मीथोट्रेक्सेट इसमें पेशेंट को देंगे, मीथोट्रेक्सेट देंगे, ठीक है, मीथोट्रेक्सेट देंगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे, आईएम देंगे, ठीक है, 50 मिलीग्राम देंगे। और हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे एट द डे ऑफ 4, 7 और 11 डे पे, 4 पे, 7 पे और 11 डे पे हम पेशेंट को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गई सब एक्यूट की मैनेजमेंट, ठीक है, कि हम उसे सब एक्यूट जब हमारे पास पेशेंट आई है हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूट जब कंडीशन में जब पेशेंट आई है तो उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें क्या है कि जो उसकी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो चुकी होती है, ठीक है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और उसमें स्वेयर पेन हो रही होती है, और पेशेंट जो है वो टेंडरनेस और रिबाउंड टेंडरनेस भी होती है, उसमें सिनकपी होती है, ठीक है, और प्रोफाउंड पेन वगैरह होती है, मीन्स एक्यूट सिम्टम होते हैं सारे। तो उसके लिए फिर हम पहले हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैन, और फिर हम क्या करेंगे, बीटा ईसीजी के लेवल चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें जो पेशेंट है वो हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है, हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल है पेशेंट, ठीक है। तो पहले हम उसके शॉक को ट्रीट करेंगे, ठीक है, अगर पेशेंट शॉक में है तो फिर हम उसे रिससिटेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे। इसकी सर्जरी में हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हम उसकी लेप्रोटमी कर सकते हैं या फिर हम उसकी लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है, लेप्रोटमी या फिर क्या है लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। लेप्रोटमी का ये है कि हम ये जो नॉर्मल ओपन सर्जरी होती है वो करते हैं, और लेप्रोस्कोपी में ये है कि ये हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए से लेप्रोस्कोप की मदद से हम ये सर्जरी करते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपी करने से पहले हम हमारे माइंड में ये हो कि जिसकी जो कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब है, कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब या तो वो हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, हेल्दी और अनहेल्दी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। अगर उसकी कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब जो हेल्दी है फिर हम क्या करेंगे, इस पूरी ट्यूब को निकाल देंगे ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस जो है वो कम हो सके। सेल्फ-इंजेक्टमी करेंगे इसमें, सेल्फ-इंजेक्टमी। और अगर उसकी कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब जो है वो अनहेल्दी है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का छोटा सा पोर्शन है हम बस उसे ही कट करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सेल्फ-इंजियोस्टमी इस प्रोसीजर को कहते हैं, सेल्फ-इंजियोस्टमी। ये आपसे एमसीक्यूज में लास्ट में पूछा जाता है, ठीक है, आपको सिनेरियो दी जाता है और उसमें फिर पूछ लिया जाता है। और इसमें भी सब एक्यूट केस में वो इसमें पूछते हैं आपको कि फीटल कार्डिक एक्टिविटी जो पॉजिटिव है तो फिर हम क्या करेंगे, और उसमें पूछेंगे आपसे कि अगर कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सोच के जवाब लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने मार्क करना है आंसर, ठीक है। तो हमारी जो टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।